गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे बोला था, जितने भी सम्राट अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और दोस्तों जितने भी मगध साम्राज्य संबंधित जितने भी शासक थे उनसे बचे हुए जितने प्रश्न हैं दोस्तों, मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूँगा। और दोस्तों यह वीडियो लास्ट वीडियो है मगध साम्राज्य से संबंधित। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या बिम्बिसार? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? और आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या बिम्बिसार। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? कलिंग में, धौली में, भाबरू में या जौगढ़ में? चलिए दोस्तों बताइए, उसको किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? कलिंग में, धौली में, भाबरू में या जौगढ़ में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाबरू में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? जीवन व्रत, आंतरिक नीति, विदेश नीति या सभी विकल्प सही हैं? चलिए दोस्तों बताइए, अशोक के शिलालेखों से किसकी जानकारी मिलती है? जीवन व्रत, आंतरिक नीति, विदेश नीति या उपरोक्त सभी सही हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, विकल्प सभी सही हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, लुम्बिनी या गया? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, लुम्बिनी या गया? चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र, वैशाली, लुम्बिनी या गया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुआ, जो अब कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, एमपी में यानी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार? चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या है? पाटलिपुत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है या बिहार में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, बिहार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, सांची के स्तूप में बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने करवाया था? मौर्य वंश ने, गुप्त वंश ने, चालुक्य वंश ने या चोल वंश ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? सांची के स्तूप में जो बौद्ध स्मारक बने हुए हैं उनका निर्माण किसने करवाया? मौर्य वंश ने, गुप्त वंश ने, चालुक्य वंश ने या चोल वंश ने? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, मौर्य वंश ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार के, सुसीम के या दशरथ के? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार के, सुसीम के या दशरथ के? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली? शुंग वंश ने, गुप्त वंश ने, शिशुनाग वंश ने? दोस्तों ये शिशुबाग नहीं है, शिशुनाग है, आपको ध्यान रखना है। और चोल वंश ने। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? मौर्य वंश की जगह किसने ली? शुंग वंश ने, गुप्त वंश ने, शिशुनाग वंश ने या चोल वंश ने? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, शुंग वंश ने, जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी और मौर्य वंश की जगह शुंग वंश की मगध में नींव डाली थी दोस्तों, जिसने शुंग वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है रोमिंदी स्तंभ लेख द्वारा, 13वें शिलालेख द्वारा, हिंसा के विवरण द्वारा या प्रथम लघु शिलालेख द्वारा? चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? कलिंग युद्ध का वर्णन किस में है? रोमंदी स्तंभ लेख द्वारा, 13वें शिलालेख द्वारा, हिंसा के वितरण द्वारा या प्रथम शिलालेख द्वारा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13वें शिलालेख द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, अशोक के निम्नलिखित शिलालेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? द्वितीय मुख्य शिलालेख में, तृतीय मुख्य शिलालेख में, नवीं मुख्य शिलालेख में या प्रथम स्तंभ शिलालेख में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है दोस्तों?
और ऑप्शन है आपके सामने, द्वितीय मुख्य शिलालेख, तृतीय मुख्य शिलालेख, नौवा मुख्य शिलालेख या प्रथम स्तंभ शिलालेख। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा दोस्तों, द्वितीय मुख्य शिलालेख। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का भी अभिलेख पाया गया है। दोस्तों आपको बताना है दोस्तों, जितने भी अभिलेख मिले हैं किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है। गौतमीपुर सातकर्णी से संबंधित नासिक प्रशस्ति, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित अभिलेखों से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है। दोस्तों गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित नासिक प्रशस्ति में, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख या इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्टस कहा गया है। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है जस्टिन ने सेंड्रोकोट्टस किसे कहा है। और ऑप्शन है आपके सामने, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त और दोस्तों समुद्रगुप्त। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे तो दोस्तों वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक करें और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकूटन या डिसाइफर किसने किया था। यानी आपको बताना है दोस्तों, जितने भी शिलालेख अशोक ने लिखवाए थे उनको सबसे पहले किसने पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप ने, जॉर्ज बोहलर ने, मैक्स मुलर ने या विलियम जोन्स ने। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप ने, जॉर्ज बोहलर ने, मैक्स मुलर ने या विलियम जोन्स ने। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, जॉन प्रेमसेप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है। अहरोरा अभिलेख में, गुर्जर अभिलेख में, ब्रह्मगिरी अभिलेख में या सारनाथ अभिलेख में। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है, अहरोरा अभिलेख में, गुर्जर अभिलेख में, ब्रह्मगिरी अभिलेख में या सारनाथ अभिलेख में। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, गुर्जर अभिलेख। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए सभी कूटों का सही प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। जिसमें आपको बताया गया दोस्तों, ये जो आपके सम्राट हैं ये इसके विरुद्ध हैं, यानी इनको जो उपाधि है, अशोक परक्रमांक, समुद्रगुप्त देवनाम्बरीय, चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों विक्रमादित्य, सॉरी दोस्तों क्रमादित्य और समुद्रगुप्त सॉरी दोस्त स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। आपको इनमें मिलान करना है तो बताइए दोस्तों। और ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए है 3 2 1 4, यानी ABCD में दोस्तों 3 2 1 4, 1 2 3 4, 2 1 3, 2 1 4 3 या 4 3 2 1। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको मिलान करना है, सही मिलान करना है और कौन सा किस्म आएगा ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, यानी अशोक को देवराम प्रिय कहते हैं, यानी ए में दूसरा। और दोस्तों मैं आपको बताऊँ, समुद्रगुप्त पराक्रमांक बी में दूसरा पहला। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य कहते हैं दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उन्हें विक्रमादित्य कहते हैं और स्कंदगुप्त जैसे क्रमादित्य दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था। बिंदुसार के में, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या कनिष्क। चलिए दोस्तों बताइए डायमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था।
बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या कनिष्क। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, बिंदुसार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से किस देश से अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला। भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका या पाकिस्तान। चलिए दोस्तों कहाँ से अशोक का कोई भी अभिलेख नहीं मिला है दोस्तों। पाकिस्तान से, भारत से, अफगानिस्तान, श्रीलंका या पाकिस्तान। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, श्रीलंका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं प्रिय देवनाम प्रिय के रूप में किया गया। अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, अशोक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने दिन कहाँ गुजारे। काशी, पाटलिपुत्र, उज्जैन या श्रवण बेलगोला। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिन अपने कहाँ गुजारे थे। काशी में, पाटलिपुत्र में, उज्जैन में या श्रवण बेलगोला में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, श्रवण बेलगोला, जो कि दोस्तों कर्नाटक में पड़ता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। किस शिलालेख में यानी अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की। चलिए दोस्तों बताइए। और ऑप्शन है आपके सामने मास के राजादेश यानी शिलालेख। राजादेश का मतलब दोस्तों यहाँ पर शिलालेख है, आपको ध्यान रखना है। तो मास की शिलालेख, शिलालेख 13, ये 13 है दोस्तों आपके सामने। और शिलालेख 10, सॉरी दोस्तों ये 11 है आपके सामने, आपको ध्यान रखना है। शिलालेख नंबर 11 या शिलालेख नंबर 10। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। माँ किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की। मास की शिलालेख, शिलालेख 13, शिलालेख 11 और दोस्तों शिलालेख 10। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, शिलालेख 13। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था। सिकंदर, मेगास्थनीज, प्लेटो या अरस्तु। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था जो मौर्य दरबार में रहा करता था दोस्तों। सिकंदर, मेगास्थनीज, प्लूटो या अरस्तु। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानीय कौन था। जिला प्रशासक, प्रांतीय प्रशासक, ग्राम प्रशासक या नगर प्रशासक। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानीय कौन था। जिला प्रशासक, प्रांतीय प्रशासक, ग्राम प्रशासक या नगर प्रशासक। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर मुझसे कोई भी गलती इस वीडियो में होती है तो दोस्तों आप उसे कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा प्रश्न आप मुझसे आपको बताने में गलती हुई है या कौन सा नहीं हुआ है। मतलब किस प्रश्न को बताने में आपके लिए मेरे से गलती हुई है। तो दोस्तों वो चीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। सॉरी दोस्तों मैंने ये आपको बता दिया है, जो स्थानीय होता है उसे दोस्तों जिला प्रशासक कहते थे मौर्य वंश में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था। 315 में, 315 ईसा पूर्व में, 317 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में या 300 ईसा पूर्व में। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था। 315 ईसा पूर्व, 317 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व या 300 ईसा पूर्व। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 305 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया है। अमरावती, सांची, कनगहनहल्ली या अजंता। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पाया गया है। अमरावती, सांची, कनगहनहल्ली या अजंता। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनगहनहल्ली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है।
स्तंभ पर उत्कीर्ण राज्यादेश से, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश से, या खुदाई से, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है। स्तंभों पर उत्कीर्ण राज्यादेश यानी शिलालेखों पर, या शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश में, खुदाई में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो, जो मैंने आपको पीछे बता दिया है दोस्तों। और दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है ब्राह्मणों की स्वामित्व वाली भूमि, ना जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, या वनीय भूमि। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि कैसे कहते थे। ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, ना जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, जनजातीय द्वारा जोती जाने वाली भूमि, या वनीय भूमि। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी, यानी जो दास प्रथा थी दोस्तों उसकी बोल रहा है ये। और ऑप्शन है आपके सामने मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, मैक्सनीज की इंडगा, या वायुपुराण। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। किस में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, मैक्सनीज की इंडगा, या वायुपुराण। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, मैक्सनीज की इंडगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। निम्न में से किस अशोक के अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई। ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। और ऑप्शन है आपके सामने स्तंभ अभिलेख 5वां, स्तंभ अभिलेख 1, स्तंभ अभिलेख 9, स्तंभ अभिलेख 10, सॉरी दोस्तों 11। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। किस अभिलेख में अशोक के बारे में कहा गया है कि उन्होंने पारंपरिक जो अवसर थे उन पर जो पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी उस पर रोक लगा दी थी। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपके सामने स्तंभ अभिलेख 5, स्तंभ अभिलेख शिला अभिलेख दोस्तों 1, शिला अभिलेख 9, या शिला अभिलेख 11। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, शिला अभिलेख 1। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था। उज्जैन, वल्लभी, नालंदा, या तक्षशिला। चलिए दोस्तों बताइए मौर्य काल के दौरान सबसे प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था। उज्जैन, वल्लभी, नालंदा, या तक्षशिला। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, तक्षशिला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। निम्न में किसने कब पहली बार अशोक के शिलालेखों स्पष्ट रूप से पढ़ा था। 810 में हैरी स्मिथ ने, 1787 में जॉन टावर ने, 1825 में चार्ल्स मैडकॉक ने, और 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। तो दोस्तों ये मैंने आपको पहले पीछे भी बता दिया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, जेम्स प्रिंसेप, जिसने 1837 में सम्राट अशोक के जो शिलालेख थे उन्हें पढ़ा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। मौर्यों के शासनकाल में सिक्के डालने के लिए निम्नलिखित किन पदार्थों का उपयोग होता था। चांदी और तांबा, सोना और चांदी, तांबा और कांसा, और दोस्तों सोना और तांबा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। जो उस मौर्य शासनकाल में सिक्के डाले जाते थे उनमें किन पदार्थों का उपयोग किया जाता था। चांदी और तांबा, सोना यानी स्वर्ण यानी सोना और चांदी, ताम्र ये दोस्तों में तांबा ही है, तांबा और कांसा, सोना और तांबा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, तांबा और कांसा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। कौटिल्य, सेल्यूकस निकेटर, मैक्सनीज, या दोस्तों जस्टिन। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन सा था। कौटिल्य, सेल्यूकस निकेटर, मैक्सनीज, या जस्टिन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, मैक्सनीज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना राजवंश है। मौर्य, गुप्त, वर्धन, या कुषाण। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। मौर्य, गुप्त, वर्धन, या कुषाण। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, मौर्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। तो दोस्तों आपको बताना है
किस अभिलेख में यह कहा गया है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में है, और वह अभिलेख किसने लिखवाया है दोस्तों? कनिष्क ने, अशोक ने, हर्ष ने या धर्मपाल ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? किस राजा के अभिलेख में यह सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? कनिष्क, अशोक, हर्ष या धर्मपाल? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, अशोक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के करों में कुछ रियासतों की घोषणा की? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? और ऑप्शन है आपके सामने, भाबरू बैराज अभिलेख, लघु शिलालेख, सासाराम, यानी आपका, और दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है आपके सामने लुम्बिनी स्तंभलेख, और दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर डी है आपके सामने शिलालेख 12। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? किस अभिलेख में अशोक ने करों में कुछ रियासतों की घोषणा की थी? भाबरू बैराज लेख में, लघु अभिलेख सासाराम, और लुम्बिनी स्तंभलेख या शिलालेख 12? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, लुम्बिनी स्तंभलेख। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? और ऑप्शन है आपके सामने स्ट्रैबो, जस्टिन, प्लूटार्क या डिमेकस? चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? यह किसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार कर लिया? और ऑप्शन है आपके सामने स्ट्रैबो, जस्टिन, प्लूटार्क या ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों डिमेकस? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, प्लूटार्क। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख के प्रमाण क्या है? रुमंदी स्तंभ अभिलेख, खारवेल का हाथीगुम्बा अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या धनदेव का अयोध्या अभिलेख? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण क्या है? और ऑप्शन है आपके सामने रुमंदी स्तंभ अभिलेख, खारवेल का हाथीगुम्बा अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, धनदेव का अयोध्या अभिलेख? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है खारवेल का, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, खारवेल का हाथीगुम्बा अभिलेख। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है? दशरथ का नागार्जुनी गुफा अभिलेख, अशोक का बराबरा गुफा अभिलेख, अशोक का जूनागढ़ अभिलेख और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त जो मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण निम्नलिखित में किस अभिलेख में मिलता है? दशरथ का नागार्जुनी गुफा अभिलेख, अशोक का बारबरा गुफा अभिलेख, अशोक का जूनागढ़ अभिलेख में या रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। भारत में अशोक का शासनकाल था 203 से 232 ईसा पूर्व, 273 से 232 ईसा पूर्व, 273 से 222 ईसा पूर्व या उपरोक्त में से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए, अशोक ने कब से कब तक आप भारत में शासन किया था? 203 से 232 ईसा पूर्व, 273 से 232 ईसा पूर्व, 273 से 222 ईसा पूर्व या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 273 से 232 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में एक ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? चलिए दोस्तों बताइए, सारनाथ का स्तंभ अभिलेख, लुम्बिनी का स्तंभ लेख, गिरनार का शिलालेख या सांची का स्तंभ लेख? चलिए दोस्तों बताइए, अशोक के किस शिलालेख में एक ग्राम के भूभाग राजस्व में रियायत का उल्लेख है? सारनाथ का स्तंभ लेख, लुम्बिनी का स्तंभ लेख, गिरनार का शिलालेख या सांची का स्तंभ लेख? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, लुम्बिनी का स्तंभ लेख। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? मैक्सनीज, मैकियावेली, डायमेगस या एंटियोकस प्रथम? चलिए दोस्तों बताइए, इसका आंसर क्या होगा? बिंदुसार के दरबार में कौन सा राजदूत था? मैक्सनीज, मैकियावेली, डायमेगस या एंटियोकस प्रथम? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, डायमेकस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ? सांची का स्तंभ, लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ,
सारनाथ स्तंभ या कौशाम्बी स्तंभ। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है। सांची का स्तंभ, लौरी नंदनगढ़ का स्तंभ, सारनाथ का स्तंभ या कौशाम्बी का स्तंभ। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, लौरी नंदनगढ़ का स्तंभ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। निम्न में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। मेगस्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस या अशोक का अवलेख। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत वर्णन कौन करता है। मेगस्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस, अशोक का अवलेख। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, मेगस्थनीज की इंडिका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। निम्नलिखित में से किस अवलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा यानी संतान है। और ऑप्शन है आपके सामने स्तंभ लेख 7, लघु शिलालेख अहरोरा में, लुम्बिनी स्तंभ लेख में, पृथक कलिंग शिलालेख में। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि, किस शिलालेख में लिखा हुआ है कि अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा यानी संतान है। और ऑप्शन है आपके सामने स्तंभ लेख 7, और दोस्तों लघु शिलालेख अहरोरा, लुम्बिनी स्तंभ लेख। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों पृथक कलिंग शिलालेख। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, पृथक कलिंग शिलालेख। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। नंदों का उल्लेख करने वाले प्राचीनतम अभिलेख प्रमाण कौन सा है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, अशोक का निगाली सागर स्तंभ लेख, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख या गौतमी बालश्री का नासिक गुहा लेख। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। नंदों का उल्लेख किस में है दोस्तों, इसमें इनमें से। और ऑप्शन है आपके सामने खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, अशोक का नगाली सागर स्तंभ लेख और हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख और गौतमी बालश्री का नासिक गुहा लेख। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, अशोक का नगाली सागर स्तंभ लेख। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। निम्न में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात के सम्मिलित होने की प्रमाणिक सूचना प्रदान करता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक के शिलालेखों का गिरनार संस्करण, मुद्रा राक्षस या देवी चंद्रगुप्तम। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात के सम्मिलित होने की प्रमाणिक सूचना प्रदान करता है। और ऑप्शन है आपके सामने रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक के शिलालेखों का गिरनार संस्करण, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात के सम्मिलित होने की प्रमाणिक सूचना प्रदान करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। निम्न में से किस अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, अशोक का 13वां शिलालेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख या स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख। चलिए दोस्तों बताइए किस में भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख में, अशोक का 13वां शिलालेख में, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख में या स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। शाक्यमुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। श्रावस्ती से, सारनाथ से, कौशाम्बी से या रुक्मिणीदेवी से। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। शाक्यमुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। श्रावस्ती से, सारनाथ से, कौशाम्बी से या रुक्मिणीदेवी से। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रुक्मिणीदेवी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। अशोक का रुक्मिणीदेवी स्तंभ संबंध है बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के प्रथम उपदेश से, बुद्ध के शरीर त्याग से। चलिए दोस्तों बताइए अशोक का रुक्मिणीदेवी स्तंभ संबंधित है बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के प्रथम उपदेश से, बुद्ध के शरीर त्याग से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, बुद्ध के जन्म से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50।
अशोक के निम्न शिलालेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? शिलालेख 12, शिलालेख 13 या शिलालेख 7 या भब्रू लघु शिलालेख? चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। अशोक के निम्न शिलालेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? शिलालेख 12, शिलालेख 13 या स्तंभलेख दोस्तों 7 या भब्रू लघु शिलालेख? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, शिलालेख 12। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। अशोक के शिलालेख में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, पुराणों में या मेगस्थनीज की इंडिका में? चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। अशोक के शिलालेख में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, पुराणों में या मेगस्थनीज की इंडिका में? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, मेगस्थनीज की इंडिका में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। गुर्जरा अभिलेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में, राजस्थान के जयपुर जिले में, बिहार के चंपारण जिले में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में, राजस्थान के जयपुर जिले में या बिहार के चंपारण जिले में? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। निम्नलिखित में से कहाँ अशोक का नाम प्राप्त होता है? समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभलेख में, अशोक का नट्टूर अभिलेख यानी नेत्तूर अभिलेख में, अयोध्या अभिलेख में या खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। अशोक का नाम प्राप्त होता है? समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभलेख, अशोक का नट्टूर अभिलेख या नेत्तूर अभिलेख में, अयोध्या अभिलेख में या खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख में? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा दोस्तों, अशोक का नत्तूर अभिलेख या नेत्तूर अभिलेख। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है? अर्थशास्त्र में, मुद्रा राक्षस में, इंडिका में या महावंश में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है? अर्थशास्त्र में, मुद्रा राक्षस में, इंडिका में या महावंश में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, मुद्रा राक्षस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। निम्न में से किसे रानी का अभिलेख कहा जाता है? तीसरा लघु स्तंभलेख, पांचवा बृहत स्तंभलेख, पहला लघु स्तंभलेख या दूसरा बृहत स्तंभलेख को? चलिए दोस्तों बताइए रानी का अभिलेख इनमें से किसे कहते हैं? तीसरे लघु स्तंभलेख को, पांचवें बृहत स्तंभलेख को, पहले लघु स्तंभलेख को या दूसरे बृहत स्तंभलेख को? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, तीसरा लघु स्तंभलेख। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में मेगस्थनीज के स्थान पर कौन आया? एरियन, डायोडोरस, डायोनिसियस या डायमिकस? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में मेगस्थनीज के स्थान पर कौन आया? एरियन, डायोडोरस, डायोनिसियस या डायमिकस? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, डायमिकस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। किस शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय और अल्प संग्रह को धम्म का अंग माना है? चौथे शिलालेख में, तीसरे शिलालेख में, पांचवें शिलालेख में या सातवें शिलालेख में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। अशोक ने अल्प व्यय और अल्प संग्रह को किस अभिलेख के अनुसार धम्म का अंग माना है? चौथे शिलालेख के अनुसार, तीसरे शिलालेख के अनुसार, पांचवें के शिलालेख के अनुसार या सातवें शिलालेख के अनुसार? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, सातवें शिलालेख। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख कर्णिक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है? नागाली सागर स्तंभ अभिलेख, रुमंदी स्तंभ अभिलेख, सासाराम लघु शिलालेख
या अहरौरा लघु शिलालेख। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। नगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रोमंदी स्तंभ अभिलेख, सासाराम लघु शिलालेख या अहरौरा लघु शिलालेख। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए नागाली निगाली है दोस्तों, ये निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। द्वितीय मुख्य शिलालेख में, तृतीय मुख्य शिलालेख में, नवीं मुख्य शिलालेख में या प्रथम स्तंभलेख में। चलिए दोस्तों बताइए दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किस अभिलेख में है। द्वितीय मुख्य शिलालेख में, तृतीय मुख्य शिलालेख में, नवीं मुख्य शिलालेख में या प्रथम मुख्य शिलालेख में। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, द्वितीय मुख्य शिलालेख। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में या चंद्रगुप्त के बारे में। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ जो स्थित है दोस्तों वह किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है। चंद्रगुप्त प्रथम के में, चंद्रगुप्त मौर्य के में, चंद्रगुप्त द्वितीय के में या समुद्रगुप्त के में। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, समुद्रगुप्त के बारे में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। महाछत्र रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, गौतमी सातकर्णी का नासिक प्रशस्ति में, अशोक के गिरनार अभिलेख में, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। महाछत्र रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, गौतमी पुत्र सातकर्णी के नासिक प्रशस्ति में, अशोक के गिरनार अभिलेख में या स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, महाछत्र रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में 5 यवन शासकों का उल्लेख मिलता है। द्वितीय शिलालेख में, 13वें शिलालेख में, 7वें शिलालेख में, प्रथम लघु शिलालेख में। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। अशोक के किस अभिलेख में 5 यवन शासकों का उल्लेख मिलता है। द्वितीय शिलालेख में, 13वें शिलालेख में, 7वें शिलालेख में या प्रथम लघु शिलालेख में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 13वें शिलालेख में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। अशोक के किस शिलालेख में चोल, पांड्या, केरलपुत्र और सतीयपुत्र को पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेखित किया गया है। शिलालेख 13वें में, शिलालेख द्वितीय में, स्तंभलेख 7वें में या लघु शिलालेख में। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। अशोक के शिलालेख में चोल, पांड्या और केरलपुत्र और सतीयपुत्र को पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेखित किया गया है। शिलालेख 13 में, शिलालेख द्वितीय में, स्तंभलेख 7वें में या लघु शिलालेख में। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, शिलालेख 13। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम जो राज्य के विषय के बारे में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है पहला और 11वां शिलालेख, पहला और 10वां शिलालेख, दूसरा और 13वां शिलालेख और दूसरा और 14वां शिलालेख। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के विषय के बारे में बताते हैं उनमें कौन कौन से सम्मिलित हैं। पहला और 11वां शिलालेख, पहला और 10वां शिलालेख, दूसरा और 13वां शिलालेख, दूसरा और 14वां शिलालेख। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, दूसरा और 13वां शिलालेख। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। रुमंदी स्तंभ, मास्की का लघु स्तंभ, कीन स्तंभ या भाब्रू स्तंभ। चलिए दोस्तों बताइए किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है। रुमंदी स्तंभ में, मास्की का लघु स्तंभ में, कीन स्तंभ में या भाब्रू स्तंभ में। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, भाब्रू स्तंभ लेख में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। कलिंग अभिलेख, अशोक के गिरनार अभिलेख से,
रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख से या अशोक के सोपारा अभिलेख से। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। कलिंग अभिलेख से, अशोक के गिरनार अभिलेख से, रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख से, अशोक के सोपारा अभिलेख से। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। अशोक के किन अभिलेखों में यह स्पष्ट होता है कि उसने अपने समकालीन शासकों के साथ मैत्री संबंध बनाए थे। साहेबवाजगढ़ी अभिलेख से, 13वें अभिलेख से, सोपारा अभिलेख से या ब्रह्मगिरी अभिलेख से। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। अशोक के किन अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि उसने अपने समकालीन शासकों के साथ मैत्री संबंध बनाए थे। साहेबवाजगढ़ी अभिलेख से, 13वें शिलालेख से, सोपारा अभिलेख से या ब्रह्मगिरी अभिलेख से। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 13वें अभिलेख शिलालेख से। दोस्तों अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 68। अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख मिलता है। बब्रू लेख में, कलिंग लेख में, धौली अभिलेख में या जौगड़ अभिलेख में। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा कि बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख बुद्ध के किस लेख में मिलता है। बब्रू लेख में, कलिंग लेख में, धौली अभिलेख में या जौगड़ अभिलेख में। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों आपको एक प्रश्न और याद रखना है, जो कि मैं आपको बता दूं, आपसे पूछा जाएगा कि किस अभिलेख में मौर्यों के बारे में यह वर्णन है कि उन्होंने जल संसाधन की पूर्ति पर ध्यान नहीं दिया। तो दोस्तों वह है आपका रुद्रदामन रुद्रदामन जो वो है, रुद्रदामन का जो आपका गिरनार अभिलेख है उसमें दोस्तों उसके अनुसार यह पता चला है कि मौर्य शासकों ने जल आपूर्ति पर ध्यान कभी नहीं दिया। तो दोस्तों यहाँ पर ये जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे दोस्तों अशोक के स्तंभ लेखों संबंधित, अशोक से संबंधित या और जितनी भी मौर्य साम्राज्य जितने भी शासक हैं उनसे संबंधित, वो दोस्तों मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हुए हैं। और दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ, जो समुद्रगुप्त है उसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और उसे मुद्राओं पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, इसलिए उसे कवि प्रिय भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जितने प्रश्न थे आपके मगध साम्राज्य से संबंधित और मौर्य साम्राज्य से संबंधित या जितनी मगध साम्राज्य के संबंधित जितने भी दोस्तों वंश थे उनसे संबंधित और अशोक से संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं दोस्तों, वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करा दिए हैं। जो कि यहाँ पर आज आपकी वीडियो मगध साम्राज्य से संबंधित जितने प्रश्न थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी के लिए।